रोहित अग्रवाल, आपको क्या लगता है कुंभ मैटर करेगा? वोट का निर्णय जब जनता करना जाएगी 27 में, तो उसके लिए जो कारक होंगे, जो तत्व होंगे जिन पर वो निर्णय करेगी, उसमें कुंभ प्रोमिनेंटली फिगर करेगा, महत्वपूर्ण भूमिका होगी कुंभ की। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। देखिए अमिताभ जी, विपक्ष जो है भारत की तासीर को ही नहीं समझ पा रहा है। भारत के अंदर हर चीज, हर घटना मैटर करती है, हर छोटी छोटी घटना मैटर करती है। जब एक बार कांग्रेस में राजीव गांधी ने बयान दिया था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, वो भी जनता के जहन के ऊपर मैटर की। और जो एक इन्होंने इमरजेंसी लगाई थी 1975 में, वो आज तक उसका जो जख्म है वो भरा नहीं है, वो कहीं ना कहीं दिखाई पड़ता है भारत के शरीर के ऊपर। तो भारत की जो जनता है उसकी तासीर को अगर विपक्ष अभी तक नहीं समझ पाया है, तो मुझे लगता है कि इनको राजनीतिक दल कहना, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये राजनीति के साथ ही अन्याय है। क्योंकि जो व्यक्ति अपने आप को राजनीतिक दल की जगह मोहब्बत की दुकान कहता हो, तो आप खुद समझ सकते हैं कि जो दुकान चला रहे हैं उनको आप राजनीतिक दल समझ के कैसे आप समझ सकते हैं कि ये सब कहीं पे बचे हैं। तभी रिजल्ट क्या हुआ, दुकान का रिजल्ट आया, दिल्ली में 0 आया ना। अच्छा दिल्ली, चलिए ठीक है, हम कह रहे हैं भाई मिल्कीपुर के अंदर तो चुनाव की लूट कर ली भाई, मिल्कीपुर के अंदर कफन उड़ा दिया इन्होंने चुनाव आयोग को। भाई दिल्ली में क्या हुआ? दिल्ली में तो रेगुलर चुनाव था, कि वहां भी चुनाव आयोग गलत हो गया। लेकिन हिमाचल का चुनाव आयोग ठीक था, कर्नाटक का चुनाव आयोग ठीक था, तेलंगाना का चुनाव आयोग ठीक था। तो ये दोहरा चरित्र है, क्या जनता से आप कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हो, जनता की भावनाओं को आप समझ ही नहीं पा रहे हो, उसके बाद आप ये कहना चाहते हो कि साहब हमको वोट जो है हमारा वोट लूटा जा रहा है। आपका वोट लूटा नहीं जा रहा है, आप अपने वोट के बहुत दूर जा चुके हो। आज माननीय जयंत चौधरी जी युवाओं को हुनरमंद करके उनको रोजगार के नए अवसरों से जोड़ रहे हैं। और आप देखिए आज क्या कहीं भी आपको दिख रहा है कि रोजगार के कोई हाहाकार हो रही हो? माननीय जयंत चौधरी जी जब से मिनिस्टर बने स्किल इंडिया के, जो रोजगार कर रहे हैं उनको नए हुनर सिखा के उनके कहीं ना कहीं पैकेजेस को बेटर किया गया, और जो युवा बेरोजगार थे उनको हुनरवान करके उनको स्वरोजगार से जोड़ा गया, उनको नए नए रोजगारों से जोड़ा जा रहा है। जहां पे विपक्ष अभी भी कहीं ना कहीं कुछ अपने झूठे आंकड़ों को लेके और उनमें ही फंसा रह जाता है। तो ऐसी स्थिति में जनता की तासीर को ना समझने वाले अगर राजनीति के अंदर बचे हैं, आप मुलायम सिंह जी का कार्यकाल याद करिए। मुलायम सिंह जी सत्य बोलते थे, अगर वो जनता से उनका कनेक्ट नहीं होता था तो कहते थे वो कि जनता हमको वोट नहीं देगी अगर हम जनता का काम नहीं करेंगे। तो आज क्या अखिलेश यादव से कोई जाके इनका कार्यकर्ता मिल सकता है, अपनी समस्या को बता सकता है? मैं आपको छोटा एग्जांपल देता हूं। आशीष चतुर्वेदी जी आ गए हैं समाजवादी पार्टी की ओर से, जिन्होंने समय दिया था वो आए नहीं, फिर मेरे ख्याल से पता नहीं वो कहाँ व्यस्त हो गए, लेकिन आशीष जी आए। आशीष जी का स्वागत है। आशीष जी, सवाल वही था कि 10 विधानसभा चुनाव हुए, उपचुनाव हुए, और उसका जो परिणाम आया वो 8 और 2 में आया, 2 आपके 8 इनके। क्या हम इस आंकड़े को उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव का इंडिकेटर माने, संकेतक मान सकते हैं? आशीष जी। अमिताभ जी, मुझे लगता है कि जब उत्तर प्रदेश में 400 सीटें हैं और हम 10 सीटों से 400 सीटों का आकलन करें, ये कोई बहुत समझदारी वाली बात नहीं होगी। ये बात मैं तब भी कहता अगर 10 की 10 सीटें हम जीत गए होते, क्योंकि अगर आप उसी से कुछ महीने पहले का चुनाव का नतीजा देखें तो जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें हमें एक अच्छी बढ़त मिली थी। अगर हम उसको पैमाना बना सकते हैं, नहीं हम उसको पैमाना नहीं बना सकते आगे के लिए। उसी तरीके से जो 10 सीटों पे उपचुनाव होता है हम उसको भी पैमाना नहीं बना सकते, क्योंकि अभी भी 2 साल का वक्त जो है अभी शेष है। उसमें परिस्थितियां बदलेंगी, लोगों का मन बदलने में 2 महीने नहीं लगते हैं, यहाँ तो अभी भी 2 साल पड़े हुए हैं। और एक धारणा ये भी होती है कि उपचुनाव अक्सर जो होता है सत्ता पक्ष होता है उसी के ओर जाता है। जब हमारी सरकार थी और उपचुनाव हुए थे तो अक्सर उपचुनाव में ज्यादातर सीटें हम ही लोग जीतते थे, लेकिन उसके बाद फिर जब हम मेन चुनाव में गए तो सरकार बदल जाती है।
तो कहीं ना कहीं जनता के भाव को समझना केवल उपचुनाव के माध्यम से मैं नहीं समझता हूं वो राजनीतिक तौर पे बहुत एक मैच्योर्ड फैसला होगा। जी आशीष जी, ये धारणा बार बार आती है, इसको कोट किया जाता है कि उपचुनाव रूलिंग पार्टी के होते हैं, और मैं जब भी कोई ऐसी इस बात को दोहराता मैं उसके सामने वो तर्क रखता हूँ, आपके सामने भी रखूंगा, लेकिन फिर भी ये मैं जानता हूँ ये नैरेटिव तो चलेगा। भाजपा की सरकार दिल्ली में भी थी, लखनऊ में भी थी, फूलपुर और गोरखपुर दोनों हारे कि नहीं हारे? बाई इलेक्शन था। उत्तर प्रदेश का एक मुख्यमंत्री बाई इलेक्शन हार गया था, आपको बता दें। सिटिंग चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश का बाई इलेक्शन हार गया था, गूगल करेगा तो मिल जाएगा। तब करहल और शीशा मऊ आप जीते कि नहीं जीते? इसलिए ये तर्क चलता नहीं है। हर चुनाव कुछ कहता है, ऐसा नहीं कि नहीं कहता है। तो फिर चुनाव हो ही क्यों? अगर उसका कोई इंपैक्ट ही नहीं हो तो काहे को फिर चुनाव करवाया जाएगा? और एक बात आपने कही कि 10 सीटें हैं सिर्फ और वहां 403 है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। लेकिन हम देगची से जब चावल पके कि नहीं पके ये देखते हैं तो एक ही दो चावल लेके ऐसे करके देखते हैं, पूरी देगची तो नहीं पलट देते। रेफरेंडम होता है कैसे होता है? ऐसे ही होता है। सर्वे होता है कैसे होता है? ऐसे ही होता है। कोई 150 करोड़ लोगों से वोट डलवाएगा सर्वे में? नहीं ना। फिर भी दिल्ली के जो सर्वे हुए, जो एग्जिट पोल आए, उन्हीं के आसपास के परिणाम आया। इसलिए मेरा मानना है कि जनता बोलती है, हर चुनाव में जनता बोलती है। अब उसको सुने नहीं सुने वो हमारे ऊपर है। एक प्रश्न और था जो आपकी अनुपस्थिति में जिस पर चर्चा हो रही थी, आशीष जी, क्या समाजवादी पार्टी को ऐसा लगता है कि विधानसभा चुनाव में महाकुंभ भी एक बड़ा कारण होगा डिसाइसिव मैंडेट का? जनता जब वोट करने जाएगी तो उसके जहन में महाकुंभ की छाप भी होगी। आशीष जी, क्या आपको ऐसा लगता है? अमिताभ जी, मुझे ऐसा नहीं लगता कि महाकुंभ का कोई ऐसा जो वोटिंग पैटर्न है उस पे कोई असर होगा, क्योंकि महाकुंभ देखिए धार्मिक आयोजन है जिसकी भी सरकार रही उसने उसको आयोजित किया। उसमें कुछ कमियां रह जाती हैं, हमेशा रह जाएंगी। कुछ घटनाएं घटी जो कि दुर्भाग्यपूर्ण थी। तो मुझे नहीं लगता कि न उसका विपक्ष को कोई फायदा होगा और न सत्ता पक्ष को उसका कोई लाभ होगा, क्योंकि अगर आप देखें तो जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होती है और उसके बाद चुनाव होते हैं तो उसका कोई असर उत्तर प्रदेश के चुनाव पे बहुत ज्यादा असर नहीं दिखाता, क्योंकि वो उसके टाइम बहुत नजदीक हुआ था। तो अभी तो फिर भी 2 साल का वक्त है, तो मुझे नहीं लगता कि धार्मिक आयोजन का असर उस पे होगा, बल्कि जनता इन चीजों पे देखेगी कि जो बातें कही गई वो पूरी हुई या नहीं हुई। जो भी एक मूलभूत मुद्दे हुआ करते हैं एक आम परिवार के, एक आम नागरिक के, मुझे लगता है आकलन कहीं ना कहीं उसी पे होगा। हाँ, धार्मिक दृष्टिकोण थोड़ा सा महत्वपूर्ण पिछले कुछ वर्षों में जरूर हो गया है, तो अगर उसके विपक्ष ने अपनी व्यू रचना सही से कर ली तो सफलता मिल सकती है, वरना थोड़ा मुश्किल होगा। मैं एक सवाल सबसे पूछना चाहूँ, मनीष जी से शुरू करूंगा। मनीष अग्रवाल, आपका आवाज आ रही है? 27 के विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा उत्तर प्रदेश का? आपकी समझ आज क्या कह रही है, मनीष अग्रवाल? अमिताभ जी, मुझे ये लगता है कि हमेशा से मुद्दा विकास, छोटा सा जवाब। विकास उत्तर प्रदेश में हो रहा है और विकास ही सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए चुनाव का, जो जनता के हितों से डायरेक्ट जुड़ा है। कौन सी डेवलपमेंट की ऐसी एक्टिविटीज हो रही है जो जनता को आगे ले जा रही है? क्या रोजगार लोगों को मिल रहा है? क्या लोगों को लॉ एंड ऑर्डर में आराम मिल रहा है? मुझे लगता है लॉ एंड ऑर्डर भी एक बड़ा मुद्दा होगा, जो कि आजकल यूपी की यूएसपी है। यूपी के लॉ एंड ऑर्डर के उदाहरण जो है देश विदेश में दिए जाते हैं। जिस तरीके से विदेशों से आज निवेश आ रहा है, ठीक है उत्तर प्रदेश में। ठीक है मनीष जी, मेरी इसमें थोड़ी सी नाइत्तफाकी रहती है। जब मैं इस पर बात कहूंगा तो अपनी बात कहूंगा तो इस बात को रखूंगा कि मुद्दे क्या होता है। रोहित अग्रवाल, आपकी नजर में, आपकी पार्टी की नजर में 27 का सबसे प्रमुख मुद्दा कौन सा होगा? हालांकि 27 अभी दूर है, लेकिन चुनाव के परिणामों से बदले संदर्भ पर चर्चा हो रही है तो स्वाभाविक है प्रश्न।
देखिए अमिताभ जी, जनता को बेसिक चीजें चाहिए जो कि होती हैं रोटी, कपड़ा, मकान, सुरक्षा, चिकित्सा, जिसके अंदर उत्तर प्रदेश और भारत जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है। आप अगर चिकित्सा की बात करिए तो आयुष्मान कार्ड के माध्यम से जिस तरीके से आज लोगों को इलाज मिल रहा है, एक बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था मिल रही है। अपराध की हम बात करें तो अपराधी थर थर कांप रहा है और जिसका मजाक बनाता है विपक्ष। अपराधी कांपता है और विपक्ष मजाक बनाता है उसका। अगर विपक्ष उसकी कहता है कि साहब अपराधी ने तो पट्टी लगा ली है कि साहब हम उत्तर प्रदेश छोड़ के चले जाएंगे, तो आज अगर उत्तर प्रदेश सुरक्षित है तो जनता इसको देख रही है, तो ये एक अहम मुद्दा होने वाला है। और रोटी की अगर हम बात करें तो 5 किलो राशन के माध्यम से पूरे देश के अंदर 80 करोड़ लोगों का पेट भरने का काम किया है। इसका भी मजाक विपक्ष बनाता है कि 80 करोड़ लोगों को साहब राशन दिया जा रहा है। ये चाहते हैं कि हमारे देश के 80 करोड़ लोग भूखे रहें, आधा पेट खाना खा के रहें। हमारे देश ने आजादी के 70 साल बाद तक आधा पेट खाना खा के अपने बच्चों को पाला है और आज 2014 के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब उनको 5 किलो राशन के माध्यम से उनका पेट भर रहा है तो विपक्ष के पेट में दर्द होना शुरू हो गया है और जनता इस जी, चीज को भली बात ठीक समझती है। ठीक है रोहित बाबू। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।